अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है तव्हां सब खैरियत से हूंदा। आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमेशा की तरह संडे को रात 10 बजे हम आपके सामने प्रोग्राम मुलाकात में हाजिर हैं। और आज हमारे प्रोग्राम मुलाकात में हमेशा की तरह मैं सैयद वहीद जमान शाह और मेरे साथ डॉक्टर इसरार अंसारी साहब लंदन से हमारे साथ हैं। और आज जो है वो प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ कर रहे हैं। और काफ़ी जो ऐसे इश्यूज़ हैं उस पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। और इंशाल्लाह आपके जो सवालात होते हैं उनके भी हम जवाब जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इसरार साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाह साहब? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से ठीक-ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मालिक का एहसान है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आजकल कैसा मौसम हो रहा है लंदन में? यहाँ पर अल्लाह का फजल है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है। कभी कभी रात को थोड़ी सी ठंड होती है, लेकिन ज्यादातर टेम्परेचर रीजनेबल है। और बारिशें थोड़ी कम हो गई हैं, कभी कभी बारिश है कभी नहीं है, लेकिन बहुत मौसम बेहतरीन है। एंजॉय कर रहे हैं मौसम। मौसम ने अभी तक तंग नहीं किया है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब ये लेकिन हाँ, पाकिस्तान में भी अब मौसम चेंज हो रहा है। और जी हाँ। सर्दी की तरफ गामजन है मौसम। और उस मौसम जी के हाँ। हवाले से जो है वो कुछ जो है वो तबीयत में भी महसूस होता है ठंड। और कुछ नज़ला सही। ज़ुकाम ये होता है। जी हाँ। जी। तो उसमें ज़ाहिर है मौसम जब चेंज होता है तो जी हाँ। एकदम जो है इंसान पे असरअंदाज होता है। तो बिल्कुल। इस वक्त जो है सुनने में ये भी आया है और हम भी यहाँ सुन रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे कि ये जो ठंड आ रही है, ये जो मौसम आ रहा है, तो इस जी हाँ। मौसम में जो है वो अंदेशा है कि कोरोना जो है वो दोबारा सर उठा रहा है। तो जी आपके बिल्कुल। यहाँ क्या पोजीशन है इस मामले में? तो सबसे पहले मैं भूल गया कि अपने सुनने वालों को सलाम भी कर दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, हमारे जी, दोस्त अहबाब जो ये प्रोग्राम शौक से देखते हैं और हमें हमारी पजीराई भी करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और ये कोई प्रोफेशनल टीवी प्रोग्राम तो है नहीं, और लाइव सही बात। प्रोग्राम भी होता है। तो ड्यूरिंग लाइव प्रोग्राम जो है, हमसे अगर कोई खामियां कोताहियां होती हैं तो हम अपने दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि हमें इसको इग्नोर करें, क्योंकि सही ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, ना ही इसमें एडिटिंग होती है, और ये सही। लाइव प्रोग्राम होता है। जी, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि कोरोना दुनिया में वायरस का जो है वो सेकंड राउंड चल रहा है, और यूरोप में जी, काफ़ी जोर शोर पर है। और जैसे आपको पता है, लास्ट टाइम तकरीबन 10 दिन पहले मैं आयरलैंड में था, तो उस वक्त शुरू हुआ था सेकेंड लेयर, और काफ़ी कंसर्न्स थे। इवन हमारी फ्लाइट्स वगैरह में भी बड़े प्रॉब्लम थे कि हम आ सकेंगे वापस या नहीं आ सकेंगे। ये एक मसला था। जी, तो खैर, ये फ्लाइटें तो बहुत कम चल रही हैं और आने जाने के तो मसाइल हैं ही। और ऊपर से ये है जी, कि अब वहां पर जो है आयरलैंड में, तो देखो, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं, पूरे 6 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है, अच्छा, जिसमें दुकानें, बाजारें और अननेसेसरी सब चीजें जो हैं वो बंद हैं, लॉकडाउन है 6 हफ्ते के लिए। 4 हफ्ते के बाद वो रिवाइव करेंगे, तो इसका मतलब है रिव्यू करेंगे सिचुएशन को 4 हफ्ते के बाद। इसका मतलब है 6 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा है, 4 हफ्ते तक तो कंफर्म है, उसके बाद रिव्यू करेंगे, फिर बताएंगे कि इसको रिलैक्स करना है या नहीं करना है, क्या है, क्योंकि वहाँ तेजी के साथ फैल रहा था। तो जी, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जिन उन्होंने किए, यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो लोकलाइज्ड कई एरिया एरिया सेक्टर्स में जो है वहाँ जो लॉकडाउन किया हुआ है कुछ कुछ इलाकों में। जहाँ लॉकडाउन हो रहा है वहाँ पे आपको सिर्फ खाने पीने की चीजें हैं, या पुलिस है, या हेल्थ है, या दूसरी इम्पोर्टेंट, तो आपको जो अलाउ है, अदरवाइज नहीं है जी, अलाउ। और स्पेशली आयरलैंड में लॉकडाउन में जो है 3 किलोमीटर के से बाहर आप अपने एरिया रेजिडेंस से नहीं निकल सकते। तो तीन अच्छा, किलोमीटर के बाहर अगर कोई निकलता है, पुलिस जो है वो पूछती है, रोकती है, भाई क्यों निकले हो, क्या वजह है, क्यों है। तो लॉकडाउन तो यहाँ पर आयरलैंड में सख्त है। यहाँ पर जो है सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया जो है, चंद से शहर हैं जहाँ पर जो है हुँ, वो, जहाँ जिस एरिया में होता है तो वहां पर ये लॉकडाउन कर रहे हैं।
तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जो नंबर पॉजिटिव नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और लेकिन डेथ रेट वैसी नहीं है जैसे फर्स्ट वेव में थी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि डेथ रेट वैसा नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उससे ज्यादा नहीं आ रहे हैं जैसे पहले। जो फर्स्ट वेव में हॉस्पिटल की कैपेसिटी से ज्यादा लोग अफेक्टेड आ रहे थे और पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम्स जो है कि सेकंड वेव है। इससे ये और उस इससे ये लगता है कि आपने बताया कि वो नंबर्स नहीं आ रहे जो शुरू में नंबर्स आए थे, तो इसकी कोई हाँ खास वजह ये भी हो नहीं, सकती है डॉक्टर साहब, लोग अब ज्यादा एहतियात करना शुरू कर दिया उन्होंने इसलिए। मेरे ख्याल में लोग एहतियात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिसको होता है तो इन्फेक्शन वगैरह तो वो भी इतना सिवियर नहीं हो रहा है। तो या तो वो वायरस जो है वो इतना अब उसकी सिवियरिटी खत्म हो गई है, स्ट्रेन चेंज हो गई है, तो हो हो रहा सकता है। है। लेकिन ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जिसको पहले हुआ है इसको दोबारा भी हो रहा है। तो इसका मतलब है इम्यूनिटी अगर उस पहले वाले वायरस से हुई है तो जो नई स्ट्रेन है उसके साथ इम्यूनिटी इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो उसको हो रहा है, लेकिन उसको कम शिद्दत के साथ हो रहा है। तो पिछली वाली इम्यूनिटी काम आ रही है। तो जी इम्यूनिटी तो डेवलप कर नहीं, मेरे ख्याल में तो ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन जैसे नजले जुकाम का वायरस है इस तरह से ये भी सबको ही अफेक्ट करेगा। और जी उसके बाद लोग इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, किसी में ज्यादा रहेगी इम्यूनिटी कुछ, जो इस वजह से नेक्स्ट टाइम सेकंड शिद्दत जो है वो थोड़ी कम होगी। ये चक्कर चल रहा है। अक्सर जैसे अपने अपने मुल्क में पाकिस्तान में जो है वो अब ये गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट भी इस बात को सामने रखते हुए आवाम से गुजारिश कर रही है कि आप एहतियात जो है ना दोबारा शुरू कर दें। तो एज ए डॉक्टर जो है वो आप क्या कहेंगे एहतियात के बारे में? देखो भाई, वायरस जब आपको वायरस ऐसा है कि बॉडी में टच होगा, आएगा, करीब आएगा तो ही इंसान को इन्फेक्शन होगा। तो उससे बचने का तो तरीका यही है कि एहतियात की जाए, जैसे रेगुलर जो है वॉश किया जाए, हैंड वॉश किया जाए, डिस्टेंस रखा जाए। 2 मीटर डिस्टेंस बताते हैं, 1 मीटर तो पाकिस्तान पाकिस्तान में तो मैंने कहीं डिस्टेंस देखा नहीं है। और अभी भी हम्म। जब वेव इतनी बढ़ रही है, अभी ये जल से जुलूस हो रहे हैं, तो लोग तो जी खचाखच उसमें भरे हुए हैं और कोई जी फर्क नहीं पड़ रहा, बसों में, ट्रेनों में, बाहर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो लोगों ने इग्नोर कर दिया। कोई कराची में, हैदराबाद में जो दोस्त यार बताते हैं, रिश्तेदार, तो जी चंद लोग जो डरते हैं, जो जहनी तौर पर एहतियात पसंद पसंद हैं, तो वो तो हम्म। फैमिलियां जो हैं वो तो एहतियात करते हैं, या जिनके आसपास उन्होंने सीरियस इफेक्ट्स देखे हैं, अपनी आंखों से जी सुने हैं, देखे हैं खानदान में, तो वो तो डर के मारे अपनी एहतियात करते हैं। लेकिन ज्यादातर अवाम जो है मैंने देखा है इसको लिफ्ट ही नहीं करा दी, बोलती कौन सा वायरस, काय का वायरस, और पता नहीं क्या है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ओवरऑल पाकिस्तान में अच्छा इन्फेक्शन ना होने की वजह से, इतनी शिद्दत नहीं होने की वजह से लोग और मजीद शेर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं देखो कुछ हुआ नहीं ना, हम तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो ये आप कर रही है लेकिन हमें तो कुछ हुआ नहीं। तो वही से जो मस्जिद में जो गैप है वो भी पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, नमाजों में भी गैप हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मजहबी रसूमात हैं या ओकेजन्स हैं या जलसे हैं उनमें भी एहतियात नहीं है, घरों में भी जी मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में शऊर नहीं है, या होते हुए भी बेवकूफ़ी है, या बस अल्लाह ताला चला रहा है, बचा रहा है। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है कि ये जो कहा जाता है कि अब जो सर्दी की लहर आ रही है तो उस सर्दी की जी वजह से जो है वो ये ज्यादा फैल सकता है, तो इसकी वजह क्या? जैसे सर्दी आती है तो आमतौर पे नजला जुकाम शुरू हो जाता है उमूमन, तकरीबन 1 से 2 आदमी को तो हो जाता है नजला जुकाम। तो इस नजले जुकाम की वजह से ही कोरोना होता है, या एक नजला नहीं नहीं जुकाम एक होता है, जैसे मौसम चेंज होता है तो असर होता है, नजला जुकाम होता है, तो जरूरी तो नहीं कि जिसको नजला जुकाम है तो उसको कोरोना है। नहीं, ये एक उससे अलग चीज है। और क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका स्टार्ट हुआ था, जो फैला था, तो वो सर्दी के मौसम में फैला था, ठंडे टाइम में फैला था। तो जो एक्सपर्ट्स जो हम सुनते हैं, जो यहाँ पर जो बताते हैं, जो न्यूज़ में जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो यही कहते हैं कि तो ये सरवाइव करता है ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में। गर्म में अच्छा। हमने सुना था कि ये ख़त्म हो जाएगा, यही सुना था कि ख़त्म हो जाएगा। हाँ। और जून जुलाई में बोल रहे थे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो ख़त्म तो क्या हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ।
लेकिन कम हुआ है उसकी। ये हो सकता है वो वाला वायरस खत्म हो गया और नई स्ट्रेन, रेजिस्टेंस स्ट्रेन उस दौरान बनी हो, जो कि अब सेकंड सरवाइव करेगा, तो अगर स्प्रेड करेगा तो सर्दी ठंडे मौसम में करेगा। तो ये सही है। बात। नजला जुकाम जो नॉर्मली हमें होता है उसमें दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है कोल्ड, ठीक है ना, कोल्ड जो है उसका वायरस अलग है, और ठंड की वजह से वो वायरस जो हल्का फुल्का होता है वो रेगुलर हमेशा जो पहले होता था वो होता है। एक होता है फ्लू। फ्लू जो है उसका वायरस अलग है। तो फ्लू जो है अच्छा। वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसका वायरस जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस है। और कोल्ड तो जल्दी खत्म हो जाए, 7 दिन में 8 दिन में आदमी को गले खराब करेगा, खांसी करेगा, नजला जुकाम होगा, बंद होगा, और सिंपल ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। फ्लू उससे ज्यादा देर तक रहता है और कभी कभी कॉम्प्लिकेशन उसमें ज्यादा होते हैं कि लॉन्ग टर्म रहता है और वीक भी करता है इंसान को बुरी तरह से। और दोनों वायरस जो है वो लगते हैं। फ्लू का वायरस भी स्प्रेड करेगा, घर के सारे मेंबरों को होते हैं। एक को होता है आस्ता आस्ता सब में होता है, फिर अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चों से बच्चों को स्कूल में लगता है। ये दोनों वायरस जो है इस तरह से हैं। और अगर हमारे उम्र रसीदा लोग हैं जो वीक हैं या जिनको पीछे कोई डिजीज है, तो फिर उनको तो प्रॉब्लम ये होता है कि उसको और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि जो बुढ़ापे में जो खांसने की बलगम निकालने की सलाहियत भी कम हो जाती है, तो बलगम हम्म। जमा होने लगता है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि इन्फेक्शन भी सेकेंडरी हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होता है। और फिर अगर किसी को अस्थमा है तो दमे की बीमारी है तो उसके वो भी अटैक शुरू हो जाते हैं साथ में। तो जो बूढ़े हजरात होते हैं या वीक हजरात होते हैं तो उनको जो है ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। नॉर्मल जो वायरस जो होता है, फ्लू का वायरस होता है, और फिर उसके वजह से फिर जो है नमोनिया और दूसरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनमें डेथ, यहाँ पर तो नमोनिया एल्डरली में जो है वो समझो कि काफ़ी कॉज है डेथ का, काफ़ी डेथ रेट्स उसमें हो जाते हैं, या उसको हम्म। ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास हम्म। तो गुर्बत भी है, गरीबी भी है, अवेयरनेस भी नहीं है, और अवेयरनेस है भी तो पैसा ना होने की वजह से बेचारे हमारे बड़ी आबादी जो गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, उनको अगर ये खांसी दमा वगैरह होता है तो या तो किसी पीर फकीर से कोई टोटका लेते हैं या घर का कोई टोटका लेते हैं और खांसते रहते हैं, और बस इसी तरह से उनकी लाइफ होती है। लेकिन सही बात। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ों से फ़ायदा लेना चाहिए। एहतियात सबसे बड़ी आसानी है कि वायरस ना लगे, तो वो एहतियात होगा कि आप सफाई रखें, अपने हम्म। जिस्म की सफाई रखें, रेगुलर घर की सफाई रखें, बिस्तर चादरें जो है वो रेगुलर धोनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, घर की सफाई रहनी चाहिए, नहाना धोना चाहिए, और साबुन के साथ जो है हाथ मुंह धोना चाहिए। तो ये अगर करते रहेंगे, और ऐसे जो हजरात जो हमारे डायबिटिक हैं या वीक हैं या बूढ़े लोग हैं, उनको एहतियात चाहिए कि वो डिस्टेंस से लोगों के साथ मिले। इवन अपने घर वाले भी उनके जो है वो एहतियात करें कि उनको लगने ही नहीं दे वायरस, और तो आके उनका सर्दियों का मौसम आसानी से कटे। और इतनी खांसी और कॉम्प्लिकेशन और इसके बाद दवाइयों की ज़रूरत, फिर डॉक्टरों के चक्कर और दवाइयों के अखराजात जो कि बहुत महंगी हो चुकी हैं, जो कि कुछ अफोर्ड करते हैं तो भी उनके लिए ये एक अजाब है, वो भी अवॉइड कर सकते हैं। और साथ साथ सही। में जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो भी एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ से बच सही बात। सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। सही बात। फिर ये कि डॉक्टर साहब, अगर अगर हो आखिरी। भी जाता है, अगर तकलीफ है, तो आदमी जो है वो स्टीम इनहेलेशन करते हैं, जो है ना भाप की जो है वो लेते हैं, या विक्स जैसे इस तरह से वेपर्स हैं वो लेते रहें, तो उससे और दूसरी ये चीज़ देखा गया है कि कुछ रिसर्च जो है वो आ रही पहले भी थी कि हॉट ड्रिंक्स जो है वो आदमी को पीनी चाहिए। यानी कि गर्म जैसे चाय है या पानी भी अगर पिए तो फ्रिज के पीने के बजाय उसमें गर्म पानी मिलाकर वो नीम गर्म पानी पिए तो वो अच्छा है। तो ये कहा तो यही जाता है कि भाई इससे जो है वायरस जो है उसमें कमी आती है, जी। और चाइना ने इसी मेथड से काफी इसको कंट्रोल किया है। तो अगर उन्होंने कंट्रोल किया है और ये इसका मेथड है जिससे फर्क होता है, तो क्यों ना हम भी चाय वगैरह तो पीते ही हैं।
इसी तरह जी पानी को भी ठंडा पीने के बजाय जो है वो गर्म पानी उसमें मिलाकर या नीम गर्म पानी करके जो है वो पिएं। और इस भाप वगैरह स्टीम की जो है वो अगर किसी को प्रॉब्लम है, जब हो जाता है नज़ले जुकाम ये वो हो जाता है, तो वो स्टीम तो करनी होती है उसमें, भाप पानी में उबाल कर उसकी स्टीम जो कपड़ा डालकर एक दो विक्स वगैरह डाल के हल्की फुल्की लेते रहें तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में ये काफी एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे बचा भी सकता है और शिद्दत को कम भी किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही मुफीद बात बताई कोरोना के बारे में। एहतियाती जी तदाबीर भी आपने बताई और वाकई इस पे अमल करते हुए ही हम सब जो है वो इस वायरस से बच सकते हैं, इंशाल्लाह बचेंगे। तो डॉक्टर साहब आगे इंशाल्लाह ठीक है तो ये पूरी दुनिया पे अजाब है, और कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे क्या है, और मुश्किल वक्त तो बहुत था और अब भी अजाब है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ये है कि पाकिस्तान तो गरीब है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे छोटे मुल्क जो हम जैसे जो है बाद में हुए हैं, या अफ्रीकी मुल्क हैं, वो तो बेचारे गरीब मुल्क हैं, वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते लॉकडाउन, उनकी सही इकोनॉमी। बात। इवन यहाँ के जो एस्टेब्लिश जो इकोनॉमी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस पे चीख रहे हैं, मकरूज हो रहे हैं और कर्जे ले रहे हैं। लोगों के जॉब्स खत्म हो गए हैं, क्योंकि 6 हफ्ते अगर किसी का कारोबार नहीं चले तो वो अपने लोगों को कैसे देगा, अपने बंधु को किराया दुकान का कैसे देगा, या लाइट के बिल या दूसरी वो कैसे, वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे इकोनॉमी फेल हो रही है और कारोबार लोगों के जो है वो बिल्कुल ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, और सिवाय खाने पीने के कारोबार वो भी रेस्टोरेंट्स तो बंद ही हैं और सिर्फ ऑर्डर टेक अवे के वगैरह के ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन बाकी जिनके बिजनेस है तकरीबन कपड़े का बिजनेस, जूतों का कारोबार, दूसरा ये सब तकरीबन यहाँ पे, और भी दूसरी सारे जो दुनिया के कारोबार हैं वो ठप हो गए हैं सिवाय खाने पीने की चीज। वजह ये कि वो दिवालिया हो गए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कारोबार खोले हुए थे। तो बहुत इकोनॉमी मुल्की लेवल पर भी और शख्सी लेवल पर भी, अफराधी लेवल पर भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान में लॉकडाउन ना होने की वजह से थोड़ी इकोनॉमी चल रही है और लकी है कि लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर एहतियात नहीं करेंगे और ये अगर सीरियसली अगर बहुत बुरी तरह से स्प्रेड हुआ तो फिर लोगों के भी ये हशर बुरे हो जाएंगे फिर। सही बात है, क्योंकि एहतियात जी के सिवा डॉक्टर साहब और कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ और डॉक्टर साहब काफी हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं, तो जी उन्होंने अभी काफी सवाल पिछले प्रोग्राम में भी हमें सवाल जो है वो सेंड किए थे जी हाँ कि आज जो है वो डायबिटीज जो है ना वो बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में, खुसूसन पाकिस्तान में। जी यहाँ तक कि बच्चों को भी जो है वो डायबिटीज शुरू हो चुकी है, और बच्चों जी में भी बहुत ज्यादा, बड़ों में तो वैसे ही होती है। तो डॉक्टर साहब इसकी कोई खास वजह है कि ये डायबिटीज इतना ज्यादा फैल रहा है? तो आप क्या कहेंगे? डायबिटीज फैल तो नहीं रहा, ये है वही जो पहले था। आज से जब ये डायग्नोस नहीं हुआ था तब भी ये डिजीज होता था, और साइंस जो मॉडर्न साइंस से पहले भी इसमें पुराने स्पेशली हकीमों ने बताया, तो मीठे पेशाब की बीमारी के नाम से मशहूर था। और डायग्नोस इस तरह से करते थे कि देखो भाई पेशाब पे चींटियां आ रही हैं ये हो, तो इस तरह से पता पड़ता था कि भाई मीठा पेशाब हम्म। हुआ है। तो किसी को है, तो ये तो पुरानी बीमारी है, और जो बाद में डायग्नोस करते रहे जो शुरू के, अब ये इतनी साइंस लेबोरेटरी डेवलप नहीं थी, तो इवन जो रिसर्चर थे वो बड़े बड़े साइंस, उन्होंने पेशाब चख के भी देखा मुख्तलिफ अफेक्टेड आदमी और उनको मीठा लगा, तो डिजीज तो बहुत कदीम जमाने से है ये। अब जी इसके बारे में मैं आपको मुख्तसरन करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के, कि डायबिटीज या ज़ियाबिटिस जो है वो अ, पाकिस्तानी कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी में बहुत कॉमन है। और कौन सी वाली डायबिटीज कॉमन, उसकी जो दो टाइप्स हैं, एक जो टाइप है जिसको बोलते हैं टाइप 1, अब हम्म। वो होती है वो बच्चों में और यंग एज में और पैदाइश से या जल्दी ये यंग उम्र में उसको डिजीज हो जाती है। और एक होती है टाइप 2, वो जब इंसान जवानी के बाद जो है वो हो जाता है, और जवानी के बाद थोड़ा लेट होता है, ज्यादा अर्ली यंग एज में नहीं होता है, लेट होता है, उसको बोलते हैं टाइप 2 होती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है।
तो फर्क समझने के लिए मैं आपको मुख्तसर ये बताता हूँ कि जो हम खाते पीते हैं और वो क्या खाते हैं, हम जो खाने में खाते हैं तो एक गोश्त खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट निशास्ता वगैरह खाते हैं, फैट खाते हैं। तो ये तीन चीजें जो है हमारी खुराक में होती हैं, मेनली चीज जो है ना, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जिसको निशास्ता बोलते हैं, और हम्म। फिर प्रोटीन्स जो गोश्त की शक्ल में, और गोश्त के अलावा भी जो है मुख्तलिफ दालों में और अनाज में जो प्रोटीन होते हैं, तो लफ्ज उसको बोलते हैं प्रोटीन, लहमियात उर्दू में बोलते हैं उसको। तो निशास्ता जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, लहमियात जो है वो गोश्त की एक शक्ल है लेकिन दूसरी चीजों में भी पाया जाता है। फिर हम्म। है फैट जो है ना, जो चिकनाई या चर्बी। तो ये जो तीसरी चीज है जो वो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, जो दूध में, मक्खन में, आम ग़िज़ा में हमारे शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी हम ऑयल में यूज करते हैं। और ये तीन चीजें हमारी मेन खुराक में शामिल होते हैं। तो इसके लिए हजम करने के बाद उसको बॉडी के अंदर जज्ब करने के लिए, इसको सिस्टम जो हमारा जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और उसमें हम्म। बहुत सारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो केमिकल प्रोडक्शन होती है, हार्मोन्स जो इनकी लेवल्स को ब्लड में कंट्रोल करते हैं। तो अच्छा। हमारे तीनों चीजों के जो लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, और सिस्टम है उनको कंट्रोल करता है। तो कार्बोहाइड्रेट निशास्ते को जो उसकी लेवल को ब्लड में कंट्रोल करने के लिए और उसको यूटिलाइज हम्म। करने के लिए, वो उसके लिए एक हार्मोन है, जो हार्मोन का मतलब है केमिकल सब्सटेंस है या कीमियाई अज्जा है, जो हमारे हम्म। बॉडी में कुछ गुदूद पैदा करते हैं। और हमारे पेट के अंदर एक हुदूद है जिसको लबलबा बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। वहां से जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो लबले का कुछ स्पेशल सेल हैं, वो सेल जो है हम्म। प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। तो हम्म। इंसुलिन जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली उतार, किसी किस्म के भी कार्बोहाइड्रेट मुख्तलिफ किस्म के हैं, वो जब हम खाते हम्म। हैं तो अल्टीमेटली बॉडी में, लिवर में जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है वो मसल्स भी यूज करते हैं हमारी एनर्जी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब वो बॉडी में अंदर यूज होता है, और हमारे बॉडी के हम्म। सेल इस्तेमाल करते हैं। और ग्लूकोज जो है वो मेन सोर्स है तवानाई, एनर्जी जो है ब्रेन को सप्लाई करता है। तो इससे ये होता है कि अच्छा। ब्रेन को जो है एनर्जी, इमीडिएट थिंकिंग, सोचने की, समझने की सलाहियत और क्विक फैसले करने के लिए हमें जो ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो दिमाग की सलाहियत जो है कम हो जाएगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तो अच्छा। स्लगिश होगा, तो रिएक्शन वैसा नहीं होगा, तो आदमी वो इस तरह से ढीला पड़ जाएगा। तो इमीडिएटली सोचने की, फैसले करने की सलाहियत जो है वो शुगर से होती है। अब बॉडी में हम्म। अगर शुगर की लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर हमारा इंसुलिन है। तो अगर हम खा पी नहीं रहे हैं या रोजे की हालत में है या कार्बोहाइड्रेट कम खाया है, तो बॉडी जो है वो स्टोर से रिलीज करवाती है, जो हमारे स्टोर है, तो ग्लूकोज के स्टोर मेनली जो है वो लिवर है, इसके अलावा मसल में भी है। तो वो होता है, अगर वो पहले इस्तेमाल हो जाता है तो उसके बाद भी फिर जो है नेक्स्ट स्टेज पे, जब पहला वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का स्टोरेज जो है वो खत्म हो जाता है, बॉडी हम्म। फिर दूसरे हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो एक्ट करते हैं। और क्योंकि हम खा नहीं रहे हैं वो, तो ब्रेन को चाहिए, बॉडी को एनर्जी के लिए चाहिए, तो वो यूज करते हैं हमारे जो है नेक्स्ट में फैट में। फैट जो हमारी जो है वो स्टोरेज है, जो फैट हम्म। कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में और ग्लूकोज बनाता है, और वो फिर एनर्जी देता है। और जब अगर फैट भी खत्म हो जाए तो फिर आखिर में प्रोटीन, प्रोटीन का इस्तेमाल का जो है ग्लूकोज में कन्वर्जन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के मसल्स जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा फैट जो है वो थोड़ा बहुत स्टोर जो है एक थोड़ी हद तक तो सही है, लेकिन ज्यादा हद तक जो है जो फैट चढ़ा लेते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह है कि इंसुलिन जो जब ज्यादा फैटी लोग होते हैं, और हम्म। तो उनके अंदर जो मसल्स और फैट के जो सेल हैं, वो इंसुलिन का उनके ऊपर असर नहीं होता। तो अच्छा। इंसुलिन का जब उसके ऊपर असर नहीं होता है तो इसका मतलब है जो ग्लूकोज है वो यूज नहीं होती, और ग्लूकोज जो है वो बिल्कुल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगी और डायबिटीज हो जाती है। तो हम्म। मेनली जो हार्मोन जो मेंटेन करता है ग्लूकोज की लेवल को और रेंज के अंदर रखता है वो है इंसुलिन। अब अगर वो इंसुलिन के सेल नाकारा पैदा हो, इंसुलिन लबलबा और पैदाइशी हो, और बिल्कुल इंसुलिन जीरो है, नहीं पैदा होती, वो टाइप 1 हो जाता है। और वो अच्छा। पैदाइशी में होता है, कोई डिफेक्ट है, कुछ है।
और भी फैमिलीज में हो सकता है, फैमिलीज में भी हो और बगैर फैमिलीज में भी हो सकता है। वो यंग एज में होता है, वो होता है टाइप 1। अब क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसको इंसुलिन ही दी जाएगी। लिहाजा इंसुलिन बड़े अरसे के बाद साइंस ने दरियाफ्त किया, और ये सबसे बेस्ट इजाद हम समझते हैं कि इंसानियत की फैसिलिटी के लिए, कि इंसुलिन इजाद हुई, और उसने बहुत से जो यंग एज में टाइप 1 इंसुलिन वालों को रिलीफ दिया, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं थी इसकी। टाइप 2 जो है उसमें इंसुलिन तो बॉडी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो लबलबा पैदा पैदा करता रहता है, लेकिन या तो वो कम मिकदार में करता है। मेनली उसके जो टारगेट हैं, जहां पर वो असर करता है, जो कन्वर्ट करता है, उन सेल्स पर जो है वो असर नहीं करता। इंसुलिन होती है लेकिन असर नहीं करता। अब बॉडी में ग्लूकोज जो यूज होती है वो ब्रेन में यूज होती है, और मसल्स यूज करते हैं हमारे मसल्स। तो वो जो टाइप 2 है, तो ये चीज जो है आवाम के समझने के लिए है कि इम्पोर्टेंट, कि इंसुलिन जो टाइप 2 जो है, जो कॉमन होता है, वो उसका असर खत्म हो जाता है सेल्स के ऊपर। अब वो क्यों खत्म हो जाता है, उसकी क्या वजूहत है? तो एक तो ये कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कभी कभी एक फैक्टर पर, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर असरअंदाज होते हैं। उनमें एक तो चीज ये है कि ये फैमिलीज में रन करती है डायबिटीज, और एशियन कम्युनिटी में टाइप 2 जो मोर कॉमन है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कॉमन है कि ये जेनेटिक्स में है, और ये जीन्स में एक ट्रांसफर होती है फैमिली में, वालदेन को है तो यंग एजेस में दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी हो सकती है, उनको कन्वर्ट होती है। किसी माँ में है तो माँ के जरिए हुई, बाप में है तो बाप के जरिए हुई, लेकिन दोनों के अंदर है तो चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। तो ये एक तो हेरिडिटी में। दूसरी जो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई इंसुलिन प्रोड्यूस कम होना हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अगर आप किसी, जैसे आपने कोई आज वजन उठाना शुरू किया, एक्सरसाइज की, 10 किलो का वजन उठाया 1 घंटे तक, तो इससे फॉर एग्जांपल आप इतने ट्रेंड है कि आप 10 घंटे का वजन उठा के वर्जिश करते रहते हैं, तो ये तो आपकी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल से ज्यादा आप चाहेंगे, मैं 10 घंटे तो कर रहा हूं, मैं उसको 20 घंटे तक उठाता रहूं, तो अब आपका जो मसल्स जो थक जाएंगे, अंदर डैमेज हो जाएंगे, और इस तरह से हो जाएंगे। तो यही हाल है कि जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा खाते हैं, तो हमारे जो पैंक्रियास के जो सेल्स हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर वजन ज्यादा पड़ता है, हम उनके ऊपर बर्डन ज्यादा डालते हैं, तो उनके सेल्स जो हैं वो थक हार के, बर्न आउट उसको बोलते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो रिमेनिंग होते हैं वो बहुत कम, बाकी जो सेल बच जाते हैं, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो अगर इंसुलिन की कमी हुई तो जाहिर है ब्लड में शुगर को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, तो शुगर बढ़ जाएगी। तो एक तो ये वजह है कि वो किस तरह से होती है, बर्डन पड़ा। आप हम किस तरह से बर्डन डालते हैं कि हम मीठा बहुत खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं। अब वो जो भी कार्बोहाइड्रेट मीठा हम खाते हैं वो स्टोर होता है, लेकिन हम स्टोर को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और स्टोर पड़ा रहता है, और ऊपर से खाते रहते हैं। तो मिठाइयाँ, मीठा और हलवे, और पूरियाँ, पूरियों के साथ हलवे, पूरी में भी कार्बोहाइड्रेट है, सब चीजें बहुत ज्यादा खा, या जरूरी नहीं मीठा, कोई भी हम सिंपल रोटी भी खाते हैं, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट निशात है, चावल में भी है, आलू में भी है, सब चीजों में। तो हम जब वो खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, अगर हम खाने में ज्यादती करते हैं, और ये इसी तरह से है कि आप जो है, आपके घर में टंकी है, और टंकी में पानी अगर आप मशीन खोल देते हैं तो भरती है, लेकिन उसके बाद अगर उसको यूज नहीं करेंगे और सिर्फ टंकी चलाते रहेंगे तो ऊपर से लीक होगी, ठीक है ना। सही बात। और अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी पानी की, फिर आपने कंट्रोल पानी जो है टंकी भरने की कोशिश की, चलाई मशीन, फिर उसको भरा, तो ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर सही। आपने पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे और टंकी चलाते रहेंगे तो वो तो गलत है। तो ये हिसाब है। तो ग्लूकोज आपने बॉडी में स्टोर तो कर लिया और उसको इस्तेमाल नहीं किया, और आप उसको भर रहे हैं, मशीन चली हुई है, खा रहे हैं, और ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो बहेगा। वो कहाँ से बहता है? तो ब्लड में जब बढ़ जाता है ना, तो फिर वो यूरिन में आता है, बहता है वहां से जो ग्लूकोज, तो मीठा पेशाब आने शुरू हो जाता है, क्योंकि एक लेवल के बाद किडनी जो है उसको वापस रिटेन नहीं करती,
तो उसकी अपर लेवल के बाद जो है वो किडनी जो है खारिज करना शुरू कर देती है। तो नॉर्मल बॉडी के पास इंसुलिन नहीं है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ग्लूकोज को जो है ज्यादा मिकदार में ब्लड में उसको पेशाब के जरिए बाहर खारिज कर दे, तो लिहाजा मीठा पेशाब शुरू हो जाता है। तो मीठा पेशाब तब शुरू होता है जब पहले तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ऊपर जाए, और फिर उसके बाद इंसुलिन उस पर काम नहीं कर रही है, तो वो बाहर बाहर करें। अब जिसके ग्लूकोज पैंक्रियास के सेल्स ओवर ईटिंग की वजह से या कार्बोहाइड्रेट की ज्यादती की वजह से या मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से वो बर्न आउट हो रहे हैं, फिर भी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। एक और भी वजह होती है कि बंदा जो है वो एक्टिविटी नहीं करता, तो यूज नहीं करता। तो सही। अगर नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बंदा खाए पिए जा रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो ग्लूकोज जो यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसकी ज्यादती हो जाती है। तो वो क्या करता है, जो इंसुलिन जो है, एक वक्त आता है कि इंसुलिन काम करते करते काम करती है, लेकिन उसके बाद जो जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो उसके लिए उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, इंसुलिन एक्ट नहीं करता, उसको यूटिलाइज नहीं अच्छा। करता। तो ये भी एक चीज है। तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए एक्सरसाइज और एक्टिविटी भी जरूरी है। तो चलो, हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से या अल्टीमेटली बॉडी के अंदर चेंजेस की वजह से अगर इंसुलिन एक्ट नहीं कर रही डायरेक्ट रिसेप्टर के ऊपर, सेल्स के ऊपर, तो हमारे मसल्स फिर भी ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। अगर हम एक्टिविटी करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो मसल ले लेता है, मसल्स जो है एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज करता है, तो वो ग्लूकोज को ब्लड के लेवल को नीचे लाने में आसानी हो जाती है, उसे नीचे होता है। तो जो इंसुलिन पर बर्डन कम पड़ता है, तो पेंक्रियास पर बर्डन कम पड़ेगा, तो इसका मतलब है वो बैलेंस में हेल्पफुल होता है एक्सरसाइज। तो हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी और जो एशियन कम्युनिटी में, एक्सरसाइज तो हम लोग करते नहीं, और वॉक वगैरह जो करते हैं तो ठीक है, जो नहीं करते हैं तो उनके अंदर जो ये प्रॉब्लम है। हम लोग एक्सरसाइज की तरफ तब माइल होते हैं जब हमें डायबिटीज हो जाती है, फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। फिर उससे सजेस्ट करने के बाद भी कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ तो बाकायदा फिर, क्योंकि अब तो बीमारी हो चुकी होती है, तो अब सही उसको बात। कंट्रोल, बाद में बीमारी के बाद अकल आती है। तो अगर बीमारी के बाद अकल आने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो भी शुक्र अल्लाह का कि एटलीस्ट कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन करना ये चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज जो है वो इससे होने से पहले ये जो है वो सही हो, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जिन फैमिलीज में डायबिटीज वालदेन में है या नहीं भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है वालदेन में होगी तो ही होगा, वैसे मीठा ज्यादा खाने से भी हो सकता है, एक्टिविटी कम होने से भी हो सकता है, या किसी इंडिविजुअल में बगैर वालदेन के होते हुए भी ये हो सकती है, और एशियन में कॉमन है, जेनेटिकली ये है। तो क्यों ना हमें एहतियात करना चाहिए कि मीठे से इज्तनाब करना चाहिए, या जनरली जो हम खा रहे हैं, जरूरी नहीं मीठा है, ओवर ईटिंग से इज्तनाब करना चाहिए। और हमारे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि खाना जो है वो बैलेंस के साथ खाना चाहिए, और तीन पेट भरने से पहले उठ जाना चाहिए, जरूरी नहीं है पेट भी भरे उसके बाद मीठा भी चाहिए, और ठोक ठाक के जो है खाना चाहिए। और फिर हमारे पास एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, और फिर रोजे वगैरह रखना ये भी अच्छा है, क्योंकि उससे भी स्टिमुलस होती है। जो फैट स्टोर है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, वो स्टोर हम यूज करते हैं, वो टंकी खाली होती है, तो जब फिर उसके बाद फिर आप दोबारा भरते हो। तो ये एक चीज है, बैलेंस जो है वो हमें खाने पीने में अगर डाइट में हम करें तो उससे काफी फर्क पड़ता है, और हम प्रिवेंट कर सकते हैं या बच सकते हैं। या जिसको डायबिटीज है तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है लेवल को अपनी एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। चीज ये देखी गई है कि जिन लोगों को पेट पर चर्बी है उनमें टाइप टू डायबिटीज बहुत कॉमन है। तो अच्छा। अब देखो, पेट पे पाकिस्तान में देखो हर किसी को, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि पेट पे जो है वो चर्बी हमारी जो है कॉमन है। हमें होश ही नहीं था पेट पे चर्बी रही, हम हंसते गाते रहे और बाद में डायबिटीज हमें भी हो गई। तो ये चीज ये है कि इस हमारे फैक्टर्स हैं। तो पेट पे जिस पे चर्बी होती है, इसका मतलब है पेट पे चर्बी जमा होती है, तो ये एक इसका रिलेशनशिप उन्होंने देखा है कि वो पेंक्रियास बर्न आउट हो जाता है और उसको डायबिटीज होती है। तो जिसके पेट ऊपर में भी पेट, ये अलार्म है?
ये एक अलार्म है कि भाई आप ये इसका रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया है उन्होंने कि एक पेट की चर्बी जो है और उसका ताल्लुक जो है वो देखा गया है कि उसमें डायबिटीज की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है उन लोगों में। तो अगर किसी में हम पाकिस्तानी में देखेंगे हर कोई जो है वो इवन 30 के बाद 30 के बाद तो पेट पे चर्बी चढ़ी हो सकता है 25 साल में भी हम देखते हैं पेट निकले हुए हैं और सही चर्बियां बात। चढ़ी हुई हैं तो डायबिटीज के फैक्टर्स तो वैसे ही तो अगर हमारी यंग एज में हम ये तरबियत करें अपनी नस्लों को और अपने जवानों को और बचपन से ही एक्सरसाइज का शऊर दें अपनी बेटियों को बच्चों को सबको जो है एक्सरसाइज की अहमियत दें खुद भी एक्सरसाइज करें और उनको भी साथ साथ बिठाएं एक आदत डाल दें तो वो करते हैं बिल्कुल सारी उम्र तो उससे ये कि चर्बी आने नहीं दें चिकनाई जो पेट पे जमा होती है वो आने नहीं दें तो बिल्कुल। डायबिटीज के चांस कम हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो इनसे एहतियात की जा सकती है बचना जो बेहतर है हो जाने के बाद फिर ट्रीटमेंट है फिर दवाइयाँ हैं जो कि फांकनी पड़ती हैं और जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है उसमें तो हम्म। जाहिर है तो स्टार्ट तो टेबलेट्स वगैरह से होता है। टेबलेट से पहले तो जी डाइट से ही होता है डाइट और एक्सरसाइज से अगर कंट्रोल होता है तो बेस्ट है। फिर जी। सपोर्टिव मेडिसिन है फिर मेडिसिन की भी किस्म है एक दो हम्म। मेडिसिन फिर डोज बढ़ाना फिर दो मेडिसिन फिर तीन मेडिसिन फिर आखिर में अगर कुछ असर उनका नहीं होता है मेडिसिन का ये मेडिसिन भी स्टिमुलेट करती हैं मसल्स के रिसेप्टर्स को ताकि इंसुलिन जो कार्बोहाइड्रेट यूज करे तो एक्सरसाइज से भी आप कर सकते हैं बजाय कि टेबलेट फाँक कर वो इस्तेमाल करें। इनके मुख्तलिफ दवाइयों के एक्शन हैं उनमें एक ही मिसाल मैंने आपको दी जरूरी नहीं कि वो सब दवाएं एक जैसे ही लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मसल्स को एक्टिव किया जाए तो उससे काफी ग्लूकोज यूटिलाइज होता है एक्सरसाइज से तो ये है। और दूसरा ये कि हम पेट भर के न खाएं तीसरा ये कि कार्बोहाइड्रेट से कमी करें तीसरा ये अगर खाते भी हैं तो उसको इस्तेमाल भी करें जिसमें एक्सरसाइज है और इस तरह से है कि आप अननेसेसरी जो है वो मीठा जो हम पीते रहते हैं चाय में चीनी डालकर या ड्रिंक्स हैं या शरबत हैं और ये इनसे इज्तनाब करके सकते हैं स्पेशली जिनमें टेंडेंसी है और डायबिटीज वाले तो वैसे भी उनको सजेस्ट की कर लेता है डॉक्टर लेकिन डायबिटीज होने हम्म। से पहले अगर किया जाए तो जो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो लेट अगर होती है जैसे यहाँ के मुल्कों में डाइट का ये बहुत ख्याल रखते हैं एक्सरसाइज करते हैं इनको ये टाइप 2 होती है 70 के साल के बाद 80 साल के बाद 60 साल के बाद और हम हम्म। लोगों में जो ये होती है 30 साल में शुरू हो जाती है 25 साल में जी 30 साल में जो हम देखते हैं कि टाइप 2 जो है शुरू हो जाती है जो चीज जो डिले हो सकती है उसको डिले करना चाहिए। इसकी वजह यह है बिल्कुल। कि 8 8 10 साल अगर डायबिटीज बॉडी में रहे ब्लड शुगर जो है वो अनबैलेंस रहे तो उसके बहुत सारे जो वो खराब असरात बॉडी पर होते हैं तो ये हो जाएंगे उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसकी क्या अलामात हम्म। हैं डायबिटीज की क्या होती हैं तो डायबिटीज की अलामात और जो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मेरे ख्याल में आज मैंने इतना बोल लिया है कि आज के प्रोग्राम डॉक्टर में लोगों को इतना बोर नहीं करते हैं। साहब, आज आपने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए हैं और आपने ये भी बताया है कि डायबिटीज की वजह क्या होती है मीठा ज्यादा खाने से और फिर एक्सरसाइज न करने से और एक्सरसाइज करने से काफी फर्क पड़ता है। काफी बातें आपने बताई हैं जो हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे जिनके लिए ये नई मालूमात आपने बताई है। और डॉक्टर साहब जी शुगर के बारे में और बहुत से भी सवालात हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जी प्रोग्राम में वो जो है वो सवालात हम इस प्रोग्राम में उनके जवाब जो है वो आप से लेंगे इंशाल्लाह। और आज काफी जो है वो आपने मालूमात दी है शुगर के बारे में और कोरोना के बारे में कि उसकी क्या एहतियाती तदाबीर है। और हमें भी जो है वो जी एज ए पाकिस्तानी अपने वतन में अपने मुल्क में ये सोचना चाहिए कि हमें हुकूमत की जो हमें मशवरे हैं कि इस तरीके से एहतियात से ही जो है वो हम कोरोना से बच सकते हैं। उस पर भी या हमें जो है वो दिल से जो है वो उस पर अमल करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है अवाम के भले के लिए ये बात कहती है कि ताकि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में जो है वो ये कोरोना जो है वो ये बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाए। तो डॉक्टर साहब अब जी आप मैसेज देंगे आप। जी आवाज कट गई आप क्या आपकी। आप डॉक्टर साहब मैसेज आप क्या देंगे आखिर में।
हाँ, मैं आज का जो गपशप लगी आज की हमारे दोस्तों के साथ मुलाकात जो की, आपसे भी मुलाकात की और इनडायरेक्टली आपके वसीले से हमने अपने दोस्तों से, सुनने वालों से जो मुलाकात की, उसमें हमने हमने कोशिश की कि कुछ मालूमात दी जाए जो अल्लाह ताला ने जी। हमें इल्म दिया है, उससे अगर आवाम को फ़ायदा हो तो ये हमारे आवाम का राइट है, दोस्तों का, सब बिल्कुल। सुनने वालों का राइट है हम पर कि हम वो अपने नॉलेज में से शेयर करें, उनको दें। तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना की जो है सेकंड वेव से अपने आप को बचाने के लिए जो मैंने शुरू में एहतियात बताई हैं वो अमल करें। आप ज़रूरी नहीं अभी नहीं हुआ है तो अब तक नहीं हुआ है तो अब होगा नहीं, लेकिन जब खुदा न खास्ता अगर बुरी तरह से हो गया तो बहुत बुरा हम्म, असर होता है, क्योंकि एहतियात भी ज़रूरी है। ठीक है, अपना काम भी करते रहें, गुर्बत है हमारे यहाँ, काम जारी रखें, अपना काम भी करते हैं, लेकिन मोहतात तरीके से अगर एहतियात के साथ काम करें, वो ख्याल के साथ रेगुलर अपने हाथ वॉश करें, मुलाकातों के साथ साथ जो है साबुन से हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें। गर्म मौसम, ठंडा मौसम आया है तो अपने कपड़े गर्म रखें, सर को ढांप के रखें, अपने जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, उनको एक्सपोज नहीं होने दें बाहर जो है इतने लोगों में, ताकि क्योंकि उनको पहले से ही अगर कोई दमे की बीमारी है, वैसे भी नहीं में बीमारी है, तो बुढ़ापे हमारे 60-70 के बाद हमारे जो है ना खांसने की सलाहियत, बलगम बाहर निकालने की सलाहियत वैसे भी हमारी कमजोर हो जाती है वक्त के साथ साथ। तो वो फिर अंदर जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी एहतियात करें, और जो बुजुर्ग बाहर हैं, मजबूरी हैं, जिनके कोई ख्याल रखने वाला नहीं है और वो अपना काम काज करते हैं, पर तो वो अपने आप को उसमें ख्याल रखें कि वो हीट अप से अपने आप को गर्म कपड़े रखें, अपने ख्याल रखें और अपना मास्क वगैरह पहन के रखें, कोई इन्फेक्शन उनको न हो, डस्ट से बचें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में सिंपल तदाबीर हैं, जो प्रिवेंशन जो है, बचाव जो है वो बेहतर है, हम्म, बजाय ये कि बैठ के दवाइयों पे खर्चा किया जाए, डॉक्टरों पे खर्चा किया जाए और उसके बाद जो है वो तकलीफ भी बर्दाश्त की जाए। तो अगर बचा जा सकता है तो बेहतर है। जी। और डायबिटीज का लिटिल बिट मैंने आपको जो बैकग्राउंड दिया है थोड़ा समझने के लिए कि ये होता क्या है, तो बहुत से होता लोगों क्या को तो पता है, जिनको हो जाता है तो पता है, पढ़े लिखे लोगों को भी पता है, बहुत से सुनने वाले जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जिन तक ये आवाज़ पहुंचेगी, तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और इसको सुनने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह। क्योंकि आज का प्रोग्राम काफ़ी बहुत ज़्यादा बोलने से बोर भी हो जाता है, सुनने वाले के ऊपर भी प्रेशर पड़ जाता है, बोलेंगे रेलगाड़ी की तरह डॉक्टर साहब बोले जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब, बेहतर है उनको आप जो थोड़ा है वो स्टॉप दें। डॉक्टर साहब, आप इतनी मुफीद बातें बता रहे हैं कि यकीन करें कि हमें टाइम का पता नहीं चला कि ये 40 जी मिनट प्रोग्राम के हो गए हैं, तो हमें टाइम का जी पता नहीं चला। इतनी काम की बातें आपने माशाल्लाह बताई हैं। तो इंशाल्लाह आप जी जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इससे डायबिटीज शुगर से रिलेटेड और सवालात के जवाब भी हम आपसे लेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह और कुछ इस लोग जो सवाल करेंगे तो वो भी हम कलेक्ट करेंगे कि जो सेंसिबल सवाल हैं उनके जवाब भी देंगे, और जो उसके डायबिटीज़ के बारे में कुछ और मज़ीद जो है उनकी अलामात पर और क्या टेस्ट करवा सकते हैं, क्या सजेशन है, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जो मज़ीद बताएंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब ये है कि दोस्तों से यही गुजारिश है कि हम अपने लिए भी कह रहे हैं और हम दोस्तों के लिए भी कह रहे हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो हमें हर या लिहाज से जो है वो एहतियात करना चाहिए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो मौसम चेंज हो रहा है उसके बारे में हो। तो एहतियात जो या होती है वो इलाज से बेहतर होती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे को रात 10 बजे इंशाल्लाह हम दोबारा डॉक्टर इसरार अंसारी साहब लंदन से हमारे साथ होंगे, और मैं आपके साथ होऊंगा, और हमारे एक और भी मेहमान जो है वो हमारे साथ होंगे। तो इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो इंशाल्लाह। मुफीद बातें होंगी। तो डॉक्टर साहब, फिर हम इजाज़त चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, हमारे दोस्तों से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, हमारे लिए दुआ करें।